नमो नमः मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने 3-4 पार्ट कर लिए हैं और ये हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हम वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हें शॉर्ट में समझा रहा हूँ, रिवीजन टाइप में देकर विद नोट्स के साथ। मेरा यहाँ उद्देश्य कोई बहुत बड़ी व्याख्या करने का नहीं है, वो कभी जब हम फुल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम विद PYQ के साथ। मैं आपको बताऊंगा, आज मैंने PYQ भी रखे हैं फिर से। तो चलिए आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि क्या होती है? इसके 2 सूत्र हैं। हमारे सिलेबस में इसके 3 सूत्र लगे हैं, पूरे सूत्र नहीं लगे हैं। तो पहला सूत्र है वृद्धिरादेश। वृद्धि आदेश। वृद्धि प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है और आदेश भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। वृद्धिरादेश, इसमें 3 शब्द आते हैं। एक तो वृद्धि, दूसरा एज और आत। आत शब्द का मतलब होता है आ, दीर्घ आ, और एज प्रत्याहार में ऐ औ आते हैं। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? आदेश वृत्ति संज्ञा स्यात्, मतलब आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञक होते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी का ये प्रथम सूत्र है, मैंने एक वीडियो में शायद बताया भी था। तो क्या मैंने कहा? आत सूत्र से समझिए। वृद्धिरादेश, वृद्धि आत एच, एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और आ, आत में यानी आ, दीर्घ आ, इन तीनों वर्णों की आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग? आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, समझ गए ना आप लोग? सिर्फ इतना ये सूत्र कहता है, वृद्धिरादेश की आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है, बस इतना ही सूत्र कहता है। इसके बाद दूसरे सूत्र को समझेंगे। ये संज्ञा सूत्र है, इसका सिर्फ काम है बताना, लेकिन दूसरा सूत्र होगा विधि सूत्र, जो विधान करेगा। तो विधि सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेश। वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि में वृद्धि एची की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें अनुवृत्ति आ रही है एका पूर्व प्रयोग की, और आत, आत वही जो मैंने अभी बताया, दीर्घा। अब समझते हैं एका पूर्व प्रयोग भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था कि जब किसी 2 वर्ण के बीच में प्रसंग की स्थिति हो जाए तो किसी एक का आदेश होना एका पूर्व प्रयोग होता है। अब वृद्धि प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, एच सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। वृद्धि का अर्थ होगा वृद्धि होती है एच प्रत्याहार की। एच प्रत्याहार आपको पता है ना, आई औ ऐ आओ, इनके परे रहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आई आओ और आई आओ के परे वृद्धि होती है। अब कैसे होती है इसको समझते हैं। इसकी अनुवृत्ति आप समझ गए, एका पूर्व प्रयोग की। ये अनुवृत्ति का भी मैंने पदच्छेद किया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी वृत्ति पढ़िए। आत एची परे पूर्व प्रयोग एक वृद्धि एकादेश। आत एची परे पूर्व प्रयोग एको वृद्धि रूप एकादेश, वृद्धि आदेश स्यात्। ये इसकी वृत्ति है। तो कहता क्या है? आत का मतलब मैंने क्या बताया, इस वृत्ति को तोड़िए। आत मतलब आ, एज मतलब एज प्रत्याहार परे। आ और एज प्रत्याहार परे, अर्थात आ में आने वाले वर्ण और एच में आने वाले वर्ण ए औ ऐ औ, ये पूरे एच में आते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ शायद मैंने 2 वर्ण नहीं लिखे हैं। हो सकता है कई लोग को लगा हो, तो मैं इसको सॉरी बोलता हूँ आपके लिए। हो सकता है इसमें 2 वर्ण ना लिखे हों। यहाँ पर मैंने पूरा रखा है एच प्रत्याहार, यहाँ पर पूरा एच प्रत्याहार है, तो 4 वर्ण आते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? एच में महेश्वर सूत्र के आप उससे बना सकते हो, भैया वो ओच करके। समझ गए ना आप? तो इसके बाद आप क्या बोले हैं? आत एची परे पूर्व प्रयोग वृद्धि आदेश, मतलब अवर्ण से परे अगर एच प्रत्याहार वर्ण होगा तो पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। क्या होता है? एक आदेश होता है। इस सूत्र की वृत्ति आप समझ गए? एक बार आप फिर से पढ़िएगा। आत मतलब आ और एच परे। एच में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण, ए ओ ऐ औ। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, आप समझ गए ना? ए में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ ऐ औ। तो आ परे हो, मैं यहाँ उसी तरह फिर से एक बार वो बना देता हूँ। आ परे होना चाहिए, उसके बाद ए हो, ओ हो, या ऐ औ हो, ऐ औ हो। इनके परे, आ के परे अगर एच होगा तो पूर्व और पर के स्थान पे, अर्थात इनके बीच में अगर हम प्लस लगा दें तो इसके बाद अगर ये होगा तो पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। समझ गए? अवर्ण से एच प्रत्याहार वर्ण परे हो, मतलब पहले आ हो और उसके बाद
ए ओ आई औ ये वर्ण हो तो इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा, वो वृद्धि होगी। पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होगा। और वृद्धि संज्ञक कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। आ ए औ जो मैंने बताया था, समझ गए? ये 3 वर्ण जो मैंने बताए हैं ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं, इनका आदेश होगा। अब आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण आया कृष्ण एक कत्तम। अब कृष्ण के अंतिम ए में आ है और एक कत्तम में ए है, तो एज प्रत्याहार वर्ण मिल गया और अवर्ण मिल गया। इन दोनों के स्थान पर ए आदेश हो रहा है, तो ये बन रहा है कृष्ण एकत्वम। आ और ए चढ़ के कृष्ण एकत्वम बन रहा है। अब यहाँ पे ए ही क्यों आदेश हुआ? तो वही पुराना सिस्टम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप स्थानांतर तमहा लगाएंगे तो कंठ तालु से दोनों समान होने की वजह से ए आदेश हो जाता है। समझ गए? कृष्ण एकत्वम में पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी, आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नोट्स आपके लिए प्रॉपर हैं। अब गंगौग अगला उदाहरण है। गंगा के अंतिम में आ है और इधर ओ है। अब आ और ओ की जगह पर वृद्धि एक आदेश होगा आई औ में से, तो औ आदेश हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि आ का स्थान कंठ होता है और ओ का स्थान ओष्ठ होता है, तो कंठोष्ठ से वृद्धि आदेश हो रहा है, गंगोग बन गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसी तरह देव ऐश्वर्यम देख लीजिए। देव के अंतिम में आ है और ऐश्वर्य के अंतिम में ए है, वैसे ही आई आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा दैव ऐश्वर्यम कंठ तालु से। इसी तरह कृष्ण औट कंठ्यम है, तो कृष्ण में आ है और औ है, औ आदेश हो जाएगा, कृष्ण औ कंठ्यम बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल सिंपल है। एक बार आपने सिंधी का इस्तेमाल समझ लिया तो आप आराम से कर लेंगे। मैंने क्या बोला? अवर्ण के बाद आइस प्रत्याहार के वर्ण होंगे, तो उन दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी। और वृद्धि क्या होती है? 3 वर्णों की, यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ। आ आई और औ की वृद्धि होती है। इन्हीं 3 वर्णों की आपको वृद्धि कर देनी है। समझ गए? उदाहरण आप समझ गए। चारों उदाहरण भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। अब मैं आपको एक ट्रायल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये PYQ है। PYQ में आप देखिए, ये कृष्ण एकत्वम उदाहरण आ रखा है, कृष्ण एकत्वम पूछा है। समझ रहे हैं ना? कृष्ण एकत्वम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। इसी तरीके से पूछता रहता है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, और शायद इन सूत्रों में से सर्ग धातु गुण वृद्धि का कभी कभी सूत्र पूछता है, इस बार तो नहीं पूछा है, पर कोई नहीं, अभी और समझते हैं। 1-2 सूत्र मैं आपको और बताऊंगा। ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है, हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। उपसर्गा क्रिया योगे, क्या नाम है? उपसर्गा क्रिया योगे एक संज्ञा सूत्र है। उपसर्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, क्रिया सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। तो ये कहता क्या है? इसकी वृत्ति अगर आप पढ़ेंगे तो प्रादया क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु, क्रिया के साथ में होने वाले प्रा इत्यादि की उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रा इत्यादि क्या होते हैं? प्रत्यय आपको पता है ना, प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, निर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, ये जो होते हैं ये पूरे क्या होते हैं? प्रा आदि में आते हैं, मतलब प्रत्यय होते हैं, प्रादि उपसर्ग जिनको हम बोलते हैं। तो इनके अर्थ में अगर ये इनका योग किसी क्रिया के साथ होगा तो वे सभी क्या होंगे? उपसर्ग संज्ञा। ये सभी क्रिया साथ में होने पर उपसर्ग संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपसर्ग संज्ञा कहलाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो, देखो, उपसर्गे क्रिया योगे, जब प्रा आदि के साथ कोई क्रिया का योग हो तो ये उपसर्ग संज्ञा होंगे। बहुत सिंपल है, इसको समझना। ये क्रिया, ये संज्ञा सूत्र है, ये संधि में आता है पर ये संज्ञा करने का सूत्र आता है। इसके बाद अगला सूत्र है भुआदेव धातवा। भुआदेव प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है और धातवा भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। क्रियावचनों भवादियो धातु संज्ञा स्यु, जब क्रियावचन में भवादि धातु का योग हो जाता है तो वो क्रियावाचिक धातु संज्ञा हो जाती है। देखिए, अभी आपने वहाँ समझा कि जब प्रत्यय का योग हो और यहाँ धातु संज्ञा का जब योग हो जाएगा तो वो धातु संज्ञक हो जाएंगे। बस इतना कह रहा है। देखिए, सूत्र बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, पूछ लेता है। जैसे यहाँ आप PYQ में देखोगे तो ये देखिए पूछा है उपसर्ग और धातु। समझ गए ना? कह रहा है निम्नलिखित में 2 संज्ञाओं की परिभाषा दीजिए। वैसे आप इनमें से दे दोगे आसान पड़ेगा, लेकिन बाई चांस नहीं आता तो इनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, पूछ लेता है PYQ में। उपसर्ग और धातु, ये धातु है उपसर्ग। समझ गए ना? तो ठीक है भाइयों, आप समझ गए होंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा है। इसके बाद हम 3 सूत्र हमारे अच संधि के बचते हैं, एंगी पर रूपम और एदा पदांता और अका सवर्णा दीर्घा। इन तीनों को समझकर हम अच संधि को समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम व्यंजन संधि बनाएंगे। व्यंजन संधि के भी 2-3 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा और विसर्ग संधि एक या 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। फिर समास पर आएंगे, समास तक मैं ले जाऊंगा। अभी हमारे पास है, मान के चलिए 12 दिन है और मैं उससे पहले कोशिश करूंगा 18 से पहले सिलेबस को किसी तरह कवर करा दूँ।
और आप लोग नोट्स बनाइए, लिखते ज़रूर रहिए भाइयों, लिखने से ही होगा, ग्रामर बिना लिखे नहीं आती है। तो ठीक है भाइयों, थैंक यू जुड़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। PDF के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।